तो गाइस फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर कैंडिडेट स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखकर पीछे हट जाता है, सोचता है ये क्वेश्चन मुझ पर नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी उस लेवल की तैयारी नहीं होती जिस लेवल के क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं। और उन्हीं लेवल को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन होंगे। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक एवरेज होते हैं, एक आपके ईज़ी होते हैं, एक एवरेज होते हैं और एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें देखा जाता है कि मेरिट कहाँ से बनेगी, बच्चे टॉपर्स कौन है, यहाँ से कैंडिडेट टॉपर्स जिसको कहते हैं ना क्रीम, वो क्रीम छाँट ली जाती है ऊपर से और बाकी नीचे मट्ठा और दूध छोड़ दिया जाता है, क्रीम क्रीम निकाल ली जाती है। तो वो क्रीम जो बच्चे बनते हैं, जो क्रीम कैंडिडेट बनते हैं, उन क्रीम कैंडिडेट के लिए ये वो क्वेश्चन है जो आपको क्रीम बनाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपको दूसरों से अलग हटके खड़ा करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जिनको सीखने से आप भीड़ से अलग होंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जहां पर इन्हें देखकर सभी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, सोचते हैं इनको नहीं, दूसरे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इनमें बाद में आएंगे। कहते हैं ये तो भेजा फ्राई कर दिया भाई इसने तो। ठीक है? और एक आपको थंबनेल पर देख भी रहे हैं, ये देखिए, ये कैंडिडेट, ये बच्चा कह भी रहा है कि भाई इन क्वेश्चन ने तो भेजा फ्राई कर दिया है। ठीक है? तो आज हम सफल होना है तो सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमने तो ठाना है इस बार सफल होना है। तो अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है? स्कोर बढ़िया अपना बनाना है, तो उसके लिए हमें इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने होंगे। पहले इन क्वेश्चन को मैं आपको करने सिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये हमारी पीडीएफ इसी तरह की पूरी सेम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हक आपका मिल जाएगी। आप वहां से इन क्वेश्चन को ले सकते हैं, उनको खुद सोल्व कर सकते हैं मेरे समझाने के बाद। फिर आप देखें कि आप इसमें कितने परफेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो बस इतना ही कहना था, काफ़ी कह दिया है। देखिए, आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे। धैर्य से, हिम्मत से लगे रहिए, क्योंकि सपना साकार करना है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आएँगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको आंसर देना है। देखिए, क्वेश्चन जो आपके सामने होंगे कुछ इस तरह के होंगे। असर्शन ए, असर्शन ए मतलब अभिकलन ए, कोई कथन यहाँ पर, कोई स्टेटमेंट यहाँ आपको कहा जाएगा और रीजन होगा उसका आर। तो एक आपका असर्शन होगा और दूसरा आपका रीजन होगा। दो बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है? असर्शन ए है और रीजन आर। अब आपको किस तरह से आंसर देना है, किस तरह से आप इसमें चूज करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है, तो उसको आप समझिए। देखिए, आपको चेक करना है कि जो बात यहाँ ए में कही गई है, क्या वो बात सही है और आपको या वो बात गलत है। आपको आर में देखना है कि जो आर में बात बताई गई है क्या वो सही है या गलत है। और साथ साथ में ये देखना है कि जो बात आर में ए में बताई गई है, क्या उसका, अगर कोई कहता है कि ऐसा होता है, ए में कह रहा है कि ऐसा होता है, तो आर बताएगा ऐसा क्यों होता है। अगर आर ऐसा बता पा रहा है, इसका मतलब आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और ए के बारे में बता रहा है कि जो बात ए में बताई गई है वो क्या सही, सही है, और सही है तो क्यों सही है। तो आपके ऑप्शन किस तरह से होंगे अब आप देखिए। आपको ऑप्शन ए चूज करना है यदि आपका असर्शन सही है, मतलब ए में जो बात बताई गई है वो आपकी सही है। फिर कहता है रीजन और वो भी सही है, ये भी आपको देखना है। और दूसरा कह रहा कि आर नहीं बताता, सही नहीं बताता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। किसके बारे में? ए के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। करेक्ट, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तब आपको ऑप्शन ए चूज करना है। और यदि ए भी सही है, बी भी और आर भी सही है, ए आर दोनों सही हैं, और साथ ही साथ में आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आर बता रहा है कि ए सही है तो क्यों सही है, ए गलत है तो क्यों गलत है, ए का रीजन भी दे रहा है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है? तीनों बातें सही होगी, ए भी सही होगा, आर भी सही होगा और आर ने ए के बारे में सही कहा। यहाँ ऑप्शन ए में ए भी सही था, आर भी सही था, लेकिन आर ने ए के बारे में सही बात नहीं बताई। आगे
सी में क्या है, दोनों ही नॉट करेक्ट। ना तो ए सही है, ए में भी गलत बात बताई गई है जो ऐसी नहीं होती, और आर में भी गलत बात बताई गई है जो नहीं होती। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन यहां पर होगा सी। और अगर आपका ए तो है करेक्ट, ए तो है आपका करेक्ट, बट जो आर है वो है इनकरेक्ट। मतलब ए तो है आपका करेक्ट लेकिन आर है इनकरेक्ट। अब इस सिचुएशन में आपको ये नहीं देखना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। आप तो सीधा जब ए सही है और आर हो गया गलत, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर डी। तो आपको ये क्लियर रखना है, दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर ए। यदि आपके दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन बी। और यदि आपका दोनों ए, यहां पर ए और आर दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन होगा आपका सी। और यदि आपका ए तो है सही बट आर है गलत, तो ऑप्शन होगा डी। तो इस तरह से अब देखते हैं क्या हमारे सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट आंसर अपने संभाल के रखना। देखिए, और ये भी मत सोचना कि हमेशा आगे जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें भी ऐसी होगा। हो सकता है थोड़ा सा इनको चेंज कर दे, इसलिए हमेशा इनको आप पढ़ा जरूर करें, तभी आप आंसर दिया करें। अब देखते हैं हमारा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। देखिए, कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको पता हो गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हो रही है। ये बेस होती है डबल एंट्री सिस्टम पर। अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होती है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपकी असेट असेट बराबर होती हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो इसकी दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और यही डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि यहाँ पर हर अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, और दोनों ही साइड इक्वल होती हैं। तो ये बात सही कह रहा है, दोनों में मैच कर रहा है। इट मीन्स आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डबल एंट्री पर बेस्ड होती है। हाँ जी, होती है। जो भी बात बताई गई है वो करेक्ट है। तो देखो, ए सही कह रहा है। अभी ऑप्शन मत छाटना, अभी आपने केवल बस ये देखा है कि ए सही कह रहा है या गलत। अब चलो आप आर पर। आर देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज सुटेबल टू द बिजनेस हैविंग वेरी फ्यू ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन उन बिजनेस के लिए सुटेबल होती है जहां पर बस हैविंग वेरी फ्यू, बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत कम लेन देन होते हैं। ऐसा नहीं है, आपके ट्रांजैक्शन ज्यादा हो या कम हो, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा फॉलो होती है। ये डबल एंट्री सिस्टम, जहां भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है वहां पर ये फॉलो होती है। तो देखो, आर जो कह रहा है, आर गलत कह रहा है, आर स्टेटमेंट गलत है। और अब आप देखिए, जब ए सही है आर गलत है, तो मैंने क्या कहा था आपको, ऐसी सिचुएशन में आपको लेना है ए सही है आर गलत है, मतलब आर जो है आपका वो गलत है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो अब आपको लिखना है कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। तो आपको जो चूज करना है वो ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और एमआर सीट है आपकी, तो यही फिल करेंगे। और यदि आप लिख रहे हैं टेक्स्ट बुक में, तो आप ऑप्शन डी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन वही है जिस तरह से आपको बताया था, यहाँ पर बस आपको असर्शन और रीजन चेंज हुई है। चलो पहली असर्शन देखते हैं। अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग, अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक अकाउंट आर पास्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कैश बेसिस में जो एंट्री पास की जाती है वो तभी पास की जाती है जब कैश रिसीव्ड होता है या कैश पेड होता है। बिल्कुल सही कहा गया है। और बिल्कुल ए जो है यहाँ सही है। ए करेक्ट बात कही गई है, लेकिन अभी हम ऑप्शन पर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमें चेक करना है आर भी सही है, और साथ में ये भी चेक करना है कि आर ए को क्लियर करता है या नहीं करता है। अब देखते हैं आर को। आर में क्या कह रहा है, अंडर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग entries are passed in the book of the account when transaction is entered into whether cash is received or paid or not paid। कह रहे हैं कि एक्यूरल बेसिस में क्या होता है, ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। देखिए, एक्यूरल बेसिस में क्या होता है, आज आपने ट्रांजैक्शन किया, अब आज ट्रांजैक्शन किया तो आज ही वो रिकॉर्ड होना है। ये मैटर नहीं है कि पैसा आया या पैसा नहीं आया।
पैसा गया या पैसा नहीं गया, ये कोई मैटर नहीं करता किसमें, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन एक बात बताइए, यहां इसने कहा था ए में कि कैश बेसिस में कैश जब आएगा और जब जाएगा तभी हम उसको क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग में। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या ये बात बताइए ऐसा क्यों होता है। आर ने आर ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस ये था कि ए तो बता रहा है कैश बेसिस अकाउंटिंग के बारे में और आर बता रहा है एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग के बारे में। दोनों ही सही बता रहे हैं, लेकिन आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन यहां पर आपका होगा ए। ए कब लेना था आपको, ए तब लेना था जब आपका ए असर्शन ए भी सही थी और आपका आर भी सही था, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहां पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये रहे आपके, कह रहा है कि बोथ, सॉरी ए पे कह रहा है बोथ असर्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा असर्शन A. Cash basis of accounting is completable with the matching principle। जो मैचिंग प्रिंसिपल होता है उसकी बेसिस पर, उसके उसका आधार होता है, उस पर आधारित होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है, क्या वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पर होता है डिपेंड, नहीं होता। मैचिंग कॉन्सेप्ट कैश बेसिस अकाउंटिंग का आधार बिल्कुल नहीं होता और ये भी इसी बात को कह रहा है कि नहीं होता। इसका मतलब असर्शन सही है, ये सही बात कर रहा है, इसको कर देते हैं थोड़ी देर के लिए राइट। अब चलते हैं अपने रीजन की तरफ। रीजन देखते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर दैट cost incurred to earn that revenue should be matched whether cost have been paid। कह रहे हैं कि जो इनकम रिसीव्ड हुई है उससे मैच होनी चाहिए, उससे मैच होनी चाहिए जो आपने कॉस्ट पेड की है या पेड नहीं की। तो क्या ये मैचिंग रिक्वायर यही होती है, मैचिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही है। तो मैचिंग की रिक्वायरमेंट यही होती है। देखिए ये बात सही कह रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो जिस साल की रेवेन्यू आप ले रहे हैं उससे मैच करना है उस साल के एक्सपेंसेस या कॉस्ट को। तो बात ये सही कही गई है। और क्या आपके ए के बारे में भी ये सही बात, रीजन सही दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्योंकि देखिए ए में क्या कहा, ए में कहा कि कैश बेसिस जो है वो फॉलो नहीं करता मैचिंग को, और फिर यहां बता रहा कि मैचिंग क्या है, क्यों नहीं करता, क्योंकि मैचिंग है कि आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों मैच होनी चाहिए। तो दोनों बात सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो अब की बार आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन accrual basis of accounting gives a true and fair view of financial performance of the financial position of the business। देखिए बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों का ही फेयर व्यू प्रेजेंट करता है एक्यूरल बेसिस। सही बात है। एक्यूरल बेसिस को साइंटिफिक एक मेथड भी कहते हैं अकाउंटिंग का, और ये वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक्यूरल बेसिस इज परवेसिव। परवेसिव मतलब ये हर जगह एक्सेप्टेड है, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, एक्यूरल बेसिस क्या करता है, करेक्ट पोजीशन बताएगा बिजनेस की, करेक्ट पोजीशन भी बताएगा और बिजनेस आपका आपका कैसा चल रहा है इसके बारे में भी करेक्ट बताता है। तो यही बात यहाँ कह रहा है, वो बात सही कह रहा है। इसका मतलब जो पहला असर्शन है वो आपका सही है। इस पर थोड़ी देर के लिए कर देते हैं हम टिक राइट। अब चलते हैं अपने आर की तरफ। आर क्या कहता है, आर रीजन कहता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर दैट इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट शुड बी अकाउंटेड। कह रहा है कि एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उस इनकम को दिखाता है चाहे आपको मिली हो या ना मिली हो, बस आपने अर्न तो कर ली। इसी तरह से खर्चे को, आपका खर्चा अगर हो गया वो अलग बात है, आपने दिया हो या ना दिया हो, ना दिया तो भी इस साल में देंगे। ठीक है, तो इसी साल से रिलेटेड दोनों, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आपका पेड एक्सपेंसेस
दोनों को कंसीडर्ड करता है, तो ये बात यहाँ सही कह रहा है। आर बिल्कुल सही बोल रहा है। अब ये देखिए कि आर ए में जो कहा गया है उसको प्रमाणित करता है, सर्टिफाइड करता है क्या, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि अच्छी पोजीशन देती है, करेक्ट पोजीशन देती है, एक्यूरल बेसिस। और क्यों देती है वो भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्सपेंसेस का टोटल लिया जाता है, वो एक्सपेंसेस आपने पेड किया हो या ना पेड किया हो। तो यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथ साथ आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि इसको क्या कहा गया है, हिंदी में नीचे दी हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ देखते हैं। कैश बेसिस ऑफ कंसीडर, आप ये मत कहना कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस ही लेकर चल रहे हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको एक थोड़ा समझाने के लिए था कि आप एक ही कॉन्सेप्ट से समझ जाएं कि किस तरह से, बाकी अभी आपके कॉन्सेप्ट और भी चेंज होंगे, सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो कैश बेसिस कंसीडर द रेवेन्यू इज रियलाइज व्हेन गुड्स आर सोल्ड। कह रहे हैं कि कैश बेसिस में बस यही कंसीडर किया जाता है कि आमदनी तभी होती है जब रियलाइज हो जाता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड। ठीक है। नगद उधार उस राजस्व को मानता है जो माल बेचे जाने पर प्राप्त होता है। कहता है कि हम तो रेवेन्यू उसको ही कहेंगे जो हमें पैसा मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? गुड्स बेचने से। उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे, अपनी आमदनी बोलेंगे। क्या ये बात सही है? एक्यूरल बेसिस, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्या ये बात सही है? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट सेल ऑफ द गुड्स। कह रहा एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिक्री के विरुद्ध राशि को प्राप्त राजस्व को मान्यता देता है। देखिए दोनों को समझिए। कैश बेसिस में ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, तो आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब देखते हैं कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है गलत है। कह रहा है कैश बेसिस रेवेन्यू तभी मानता है जब वो गुड्स को बेच देता है और उसको पैसा मिल जाता है। बात सही कह रहा है। यहाँ पैसा मिलेगा रेवेन्यू से। रेवेन्यू क्या है? सेल। ये जो गुड्स बना रहा है उसको बेच रहा है, उसी को ये रेवेन्यू कहता है। ठीक है। एक्यूरल बेसिस में देखते हैं तो आपका ये सही हो गया। एक्यूरल बेसिस में देखते हैं। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि आपकी रेवेन्यू मानी जाएगी आपको माल जब आपने बेच दिया है, अमाउंट आपका रिसीट हो गया हो या ना हुआ हो, इस पर ये डिपेंड नहीं है। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ द रिसीट ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट सेल ऑफ द गुड्स, कि जब सेल हो जाएगी गुड्स की तभी उसको क्या मानता है? अमाउंट को रिसीट मानता है। ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें तो अमाउंट आ रहा है तो दोनों को ही वो आमदनी मानेगा। आपका यहाँ से पैसा आ रहा है या आपको इनकम दूसरी जगह से हो रही है, कमीशन मिल रहा है आपको वहां से हो रही है, तो ये तो एक्रूरल बेसिस तो दोनों को ही रेवेन्यू मानता है। ठीक है। तो इसका सही क्या होगा? फर्स्ट भी सही था और दूसरा भी सही था, और लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही है दोनों, दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो ऑप्शन होगा यहाँ ए। एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक है, इस मिस्टेक को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन को दोबारा देखिए। देखिए इसने कहा कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सही कह रहा है, क्योंकि रेवेन्यू तभी मानता है, कैश बेसिस तभी रेवेन्यू मानता है जब उसको माल बेचने से पैसा मिल जाता है। ये बात सही है। दूसरे में कह रहा है कि एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू तभी मानता है जब उसमें भी माल बिक जाता है। तो ये देखिए ऊपर तो ठीक था, लेकिन ये गलत कह रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा कि ये अगर कमीशन भी मिलेगा कहीं से तो उसको भी रेवेन्यू मानता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा। यहाँ कह रहा कि रेवेन्यू तभी मानता है जब गुड्स बिकता है। ऐसा तो ए में कहा था कि जब गुड्स बिक जाता है, गुड्स आर सोल्ड। तो यहाँ ऐसा थोड़ी ना कि सेल से अमाउंट मिलेगा तभी आपको रेवेन्यू मानेंगे। तो ये आपके एक्यूरल बेसिस के बारे में गलत कह रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत है। ये बता रहा है कि कैश बेसिस में पैसा आना तभी मानेगा जब माल बिकेगा। ऐसा नहीं होता, जब कमीशन भी मिल रहा है पैसा हम उसको आना मानते हैं। इसका मतलब ए सही लेकिन आर गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस तरह के भी देखिए, एक एक टाइप के आपने क्वेश्चन देख लिए। दूसरी टाइप के क्वेश्चन जो आपके हो सकते हैं, यहाँ देखिए। यहाँ पर आपको अब रीजन नहीं दिया हुआ है,
अब आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको ये उससे थोड़ा सिंपल होते हैं और पूछ रहा है कि स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत हैं या पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। आपको ये सब पूछा गया है तो आप पहले स्टेटमेंट फर्स्ट देखेंगे, आप उसको बताएँगे सही है या नहीं, फिर दूसरा पढ़ेंगे, इसको बताएँगे सही है या नहीं है, उसके बाद आप नीचे ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो पहले देखते हैं, कह रहे हैं देयर इज़ सम देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन द डेब्ट फाइनेंसिंग। जो डेब्ट फाइनेंसिंग होती है उसमें फाइनेंशियली रिस्क होता है। बात सही कह रहा है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, तो बात तो बिल्कुल सही कही है इसने, फाइनेंशियल रिस्क होता है। क्यों होता है मैं अभी क्लियर करूंगा आपका। नेक्स्ट पढ़िए आप। नेक्स्ट देखिए, कह रहा the risk associated with each sources of the capital is the same। देखिए यदि आप कैपिटल लेते हैं तो ये कह रहा है कि आप कहीं से भी कैपिटल लें, कैपिटल कहीं से भी लगाएं आप, तो उन सभी में रिस्क जो होता है वो इक्वल होता है। ये बात नहीं है, इक्वल रिस्क नहीं होता। अब उस रिस्क को सुनिए, ये रिस्क क्या कहा गया है। देखिए, जब हम बिज़नेस करने के लिए चलते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कैश की, हमें ज़रूरत होती है फाइनेंस की, ठीक है? और जब हम फाइनेंस जहाँ से भी लेते हैं, तो उस फाइनेंस लेने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को कहते हैं हम फाइनेंसिंग। तो हम फाइनेंसिंग कहाँ से कर रहे हैं? ये फाइनेंसिंग 2 जगह से हो सकती है। एक आपका इंटरनल सोर्सेज़ हो सकता है, एक आपका आउटर सोर्सेज़ होता है। आउटसाइड सोर्सेज़ या एक्सटर्नल सोर्सेज़ होता है। इंटरनल सोर्सेज़ में क्या आता है? अगर बिज़नेस के पास खुद का ही अनडिविडेंड प्रॉफिट रखा हुआ है, तो उसको इंटरनल प्रॉफिट बोलते हैं। और आउटर या एक्सटर्नल प्रॉफिट जो बोलते हैं, वो होता है जो वो बिज़नेस से बाहर उधार लेकर पैसा लगाता है। अब बाहर जो एक तो हो गया उधार लेना, एक तो हो गया आपका उधार लेना और एक हो गया आपके बिज़नेस का पैसा। तो इनके भी 2 नाम होते हैं। देखिए इसको बोलते हैं ओनर फंड, इसको बोलते हैं ओनर फंड और एक होता है आपका डेब्ट, एक होता है आपका डेब्ट, आउटर फंड। ये तो उधार लेकर लगाना है और जब आप उधार लेकर लगा रहे हो तो आप जिससे उधार ले रहे हो उसको बिज़नेस का मालिक नहीं बना सकते। उसको आप यही कहोगे ठीक है आपने हमें उधार दिया है, आपको हम आपका पैसा वापस करेंगे और साथ में आपको इंटरेस्ट भी देंगे। अब आप समझिए जिसने आपको उधार पैसा दिया है बिज़नेस करने के लिए, अगर आपको प्रॉफ़िट नहीं होता है बिज़नेस में, क्या वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा? का लेगा, छोड़ेगा नहीं वो इंटरेस्ट आपसे। पहले कहेगा कि मैंने आपको 1 साल तक अपना पैसा यूज़ करने के लिए दिया था, मुझे पहले इंटरेस्ट दीजिए आप। तो इंटरेस्ट वो लेगा, आपको प्रॉफ़िट हो या लॉस हो। डेब्ट वाले फाइनेंसिंग में क्या है उसको पैसा चाहिए चाहिए इंटरेस्ट का। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क होता है। रिस्क क्या था? यही रिस्क था कि अगर आपको लॉस हो रहा है उस कंडीशन में भी आपको ये कॉस्ट, इसे लेने की जो कॉस्ट थी, डेब्ट को लेने की कॉस्ट, वो आपको करनी पड़ रही है। उसके लिए पैसा पेड करना पड़ रहा है। अब आ जाइए ओनर फंड पर। ओनर फंड में कौन आता है? शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर हैं या प्लॉगिंग बैक आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है? और भी हैं लेकिन यहाँ मैं इतने डीपली में नहीं जाऊँगा वरना मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे इतना बताना है आपको कि अब आते हैं ओनर फंड पर। देखिए ओनर फंड में आता है जैसे आपका शेयर कैपिटल। अब आपने मान लेते हैं शेयर होल्डर आपके 2 तरह के होते हैं, यहाँ हम बात करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर की। आपने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया, बिज़नेस शुरू किया। अब इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं वो रियल में ओनर कहलाए जाते हैं कंपनी के। तो अगर आप उन ओनर से पैसा लगा रहे हैं और यहाँ पर हो गया लॉस, तो क्या ओनर ये कहेंगे कि हमें ज़रूर पैसा दो? कौन-सा पैसा? डिविडेंड। ये किस लिए ले रहे हैं? आपके बिज़नेस के शेयर किस लिए ले रहे हैं ओनर? शेयर होल्डर किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि इनको बदले में डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट के रूप में। और ये जो डेटर्स थे इन्होंने जो उधार दिया आपको, ये क्यों क्यों दिया था इन्होंने उधार? क्योंकि इन्हें पता था हमें बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा और वापस हमारा पैसा भी होगा। तो देखिए यहाँ पर ओनर जो होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो हम डिविडेंड नहीं ले रहे, हमें डिविडेंड मत दो। तो इसका मतलब जो ये आपका शेयर कैपिटल है, एक ये भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है और दूसरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? आपका डेटर जिसने पैसा दिया है, लोन दिया है। तो क्या इन दोनों में बराबर रिस्क था? क्या पैसा दोनों को ही वापस देना पड़ता है? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ क्या कह रहा था? यहाँ कह रहा था कि कोई भी सोर्सेज हो, सब में बराबर रिस्क होता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा था मैंने कि जो कह रहा था बराबर होता है, ये गलत है। ये गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ये गलत है, बराबर रिस्क नहीं होता है।
और पहला स्टेटमेंट क्या था? कह रहा था कि जो आप उधार लेकर पैसा लगा रहे हैं उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, तो ये सही कह रहा था और बी गलत कह रहा था। इसलिए अब आप ऑप्शन देखिए। देखिए पहला ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही कह रहा है। दूसरा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, क्या दोनों सही है? नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड आर इज फॉल्स, नो, ये भी नहीं। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, क्या दोनों ही गलत है? नहीं, तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो देखो लाइक बनता है, एक वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि काफी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए पीडीएफ तैयार करने के लिए, और वो भी ऐसी जो आपके माइंड में सेट हो जाए, कलरफुल हो, साथ में उसको कलरफुल भी करना, तो वक्त लगता है। पहले हम भी सोचते थे जब दूसरों की वीडियो देखते थे कि भाई इसमें क्या है, ये वीडियो दे रहे हैं, बनी बनाई मिल गई होगी, लेकिन अब जब हम बनाते हैं तो अब पता चल रहा है कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस थी और ऑनलाइन क्लासेस में कितना फर्क होता है, कितनी मेहनत ज्यादा होती है। तो लाइक तो यार बनता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आप देखिए, इससे आप कई चीजें देखेंगे और कई चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, सीख जाएंगे यदि नहीं आती थी तो। देखिए इसमें कहा गया है कि लार्ज स्पेयर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जितनी बिजनेस एक्टिविटियों को लार्ज करेंगे, जितना भी बड़ा बिजनेस होगा, ग्रेटर इज द नीड ऑफ द फिक्स कैपिटल, उतनी ही ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। जितना भी बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा आपको क्या चाहिए? फिक्स कैपिटल चाहिए। तो ये कहता है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, बात सही कह रहा है भाई, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आप कोई भी बता देगा, इसका जरूरी नहीं है कि कॉमर्स अकाउंट का ही स्टूडेंट इसको बताएगा, कोई भी बता देगा कि आपका अगर बिजनेस बड़ा होगा तो उसमें लगने वाला फिक्स कैपिटल पैसा, जो अब मशीनें हैं फिक्स कैपिटल, उसमें लगने वाला पैसा भी ज्यादा बड़ा चाहिए। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, सही कह रहा है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है? कह रहे हैं लीजिंग फैसिलिटी, जो लीजिंग फैसिलिटी मतलब इसको हिंदी में पट्टा भी कह देते हैं, पट्टे की सुविधा। तो लीजिंग फैसिलिटी अवॉइड्स ह्यूज फंड रिक्वायर्ड टू बाय फिक्स एसेट। देखिए अगर ये बचाता है हमें किससे? ह्यूज अमाउंट फिक्स एसेट, कि आपको फिक्स एसेट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है अगर आप लीजिंग फैसिलिटी को यूज करते हैं। अब ये लीजिंग फैसिलिटी क्या होती है, इसको आप समझिए। देखिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे थे जिसमें आपको दो कैपिटल चाहिए। एक होती है आपकी एक होती है आपकी फिक्स कैपिटल, एक होती है फिक्स कैपिटल, और एक होती है आपकी करंट कैपिटल। एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है करंट कैपिटल। और इसी को मैं करंट कैपिटल मतलब मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। दो पार्ट है कैपिटल के, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, सैलरी देनी है, वो सारी चीजें आती हैं। और फिक्स कैपिटल में जो भी आपको मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीजें चाहिए, इनको इंक्लूड किया जाता है फिक्स कैपिटल में। तो लीजिंग फैसिलिटी क्या कहती है? देखिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, मान लेते हैं आप क्या बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर बनाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए और फिक्स कैपिटल। अगर मैं बात करूं उसके खाली एक टायर की, टायर बनाने के लिए भी आपको डाई वगैरह चाहिए, और डाई जिस मशीन में चलेंगी वो क्या होगी मशीन, वो होगी फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पर ये कहा गया है, लीजिंग फैसिलिटी ये कहती है, मान लेते हैं आपको कोई मशीन चाहिए, अब आप उसको खरीदना नहीं चाहते आपके बिजनेस में, क्योंकि आप अपने बिजनेस में ज्यादा बड़ा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते। तो आपने सोचा कि एक काम करता हूं, जिसके पास ये मशीन है उससे मैं इसको किराए पर ले लेता हूं। उसको एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई मैंने इतने दिन आपको यूज करने के लिए ये मशीन दे दी, और इसके बदले में मैं आपसे पर मंथ 10,000 रुपए, या पर ईयर आपके 1 लाख रुपए, या पर ईयर 1,20,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए मैं आपसे लूंगा। ये एग्रीमेंट हो जाता है। कितने सालों का हो सकता है? ये ज्यादा ज्यादा जो कहा गया है, जो अब अगर बात करें जैसे फ्लैट की, तो वो 99 ईयर का होता है। बाकी अगर बिजनेस की बात करें तो जितने दिन के लिए आपको आवश्यकता होती है। और यही चीजें आपने देखा होगा, एक अगर विलेज की बात करें, गांवों में क्या होता है, मान लेते हैं ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए पर्सन के पास बहुत बड़ी जमीन है, खेत है, लेकिन बी के पास खेत नहीं है, लेकिन बी इस पर काम अच्छे से कर सकता है। तो बी क्या करता है, इसको ले लेता है अपने लीज पर, और इसको बोलते हैं ठेके पर। ये ठेके पर ले लेता है, ठेका शब्द होता है, वो ज्यादा चलता है। ये इसको ठेके पर ले लेता है
और क्या करता है, इस पर फसल बोता है, फसल को उगाता है और अपनी इनकम करता है। और जिस किराए से आपको जिस अमाउंट पर इसने तय किया था उसको ये बी को ए को दे देता है। तो जमीन को लीज पर लेना आप समझ गए होंगे क्या होता है, और यही था मशीन को लीज पर लेना। अगर आप मशीन को लीज पर ले रहे हैं, फिक्स अमाउंट को लीज पर ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा बिजनेस में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ह्यूज फंड जो होगा उससे आप बच जाते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ आपको मैंने कहा ना, आपको अगर आपके सामने ये आते हैं तो आपको बार बार पढ़ना है कि आंसर किस तरह से देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर हम तो पीछे ही पढ़ के आए थे किस तरह से आंसर देना, नहीं। आपको ये ऑल्टरनेटिव जो होते हैं, ये ऑल्टरनेटिव पढ़ने जरूरी होते हैं। तो आप एक बार ऑल्टरनेटिव को पढ़ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अब आप इन ऑल्टरनेटिव को चेक कीजिए, क्या ये बिल्कुल वही हैं जैसे आपको शुरू में दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे? नहीं, थोड़ा चेंज है, इसलिए मैं कहता हूँ पहले आपको ध्यान से ऑल्टरनेटिव देखने हैं, तब उसके आप आंसर देने हैं। जहां पर देखिए असर्शन ए और रीजन आर दोनों ही ट्रू हैं, दोनों सही हैं। और कह रहे हैं रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए की आर। तो देखिए ये जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे हम, तो तब तो ये बात कही गई थी ऑप्शन बी पर, अब कहा गया है ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए कब लेना है अब आपको, जब तीनों बातें सही हो, ए भी सही हो, आर भी सही हो और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो इसकी ए की। बी पर बी कब लेना है आपको, जब ए भी सही है, आर भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ए भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब आपको बी लेना है। और सी लेना है, कह रहे हैं जब इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जब ए तो सही है, जहां पर ए सही है लेकिन आर गलत है, वहां लेना है आपको सी। और जहां पर आपका ए गलत है, ए तो हो गया गलत और आर हो गया जहां पर सही, वहां लेना है ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये चेंज हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर वन से। इसलिए जब भी आपको ये दिए जाते हैं ऑल्टरनेटिव, तो आप ये ना सोचें कि जो ऊपर ऑल्टरनेटिव दिए गए थे वो सेम है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है और हमारा आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन को पहले मैं आपको दिखाएं कि यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप ये हिंदी और इंग्लिश में कोई से में भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, एक क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है, ऑप्शन बाद में देखेंगे क्या सही है। कह रहे असर्शन, असर्शन एक ही बात करें हम, रीजन बाद में देखेंगे। तो कह रहा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है वो इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है आपका कैपिटल बस्टिंग। बात सही है। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, इन्वेस्टिंग डिसीजन को हम कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है। क्या कही गई है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। तो कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो बात सही है। दूसरा देखते हैं रीजन, द साइज ऑफ असेट, द साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर द ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये जो आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बताता है, ये बताता है कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। देखिए एक कंपनी के पास कई ऑप्शन होते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें, बी में पैसा इन्वेस्ट करें या सी में। कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जिसमें प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा जिसमें मुझको बेनिफिट होगा, उसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है और इसी डिसीजन को लेने को बोलते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में यहाँ कह रहा है कि जब आप इन्वेस्टिंग डिसीजन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बिजनेस की फिक्स एसेट कितनी है, आपकी मशीनें कितनी हैं, या आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे या आप कॉम्पिटिटिवनेस देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मशीनें थोड़े ना देखेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये गलत है। आपसे जो ऑप्शन मतलब रीजन दिया हुआ है आर, ये आपका सही नहीं है, ये गलत है। तो अब एक्सप्लेनेशन तो चेक करनी ही नहीं है। तो अब आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए कह रहे हैं कि ए तो सही है,
असर्शन ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो ऐसा कहाँ आ रहा है? ऐसा आ रहा है आपके सी में। देखिए, असर्शन ए इज ट्रू, लेकिन आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ? सी। आप इसका सी ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो आप लेंगे ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। आप इसको इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में देख लीजिए, समझ लीजिए। और जब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सो फाइनेंसिंग डिसीजन seeks to determine the quantum of financing to be raised from the various long-term sources. वित्त पोषण निर्णय जो विभिन्न दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म स्रोत से जुटाई जाने वाली वित्त मात्रा निर्धारित करने का प्रयास करता है। देखिए, ये कोशिश करता है, जो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये कोशिश करता है कि मैं निर्धारित करूं, डिटरमाइन करूं कि पैसा कहां कहां से जुटाया जा सकता है। बात सही है भाई, फाइनेंशियल डिसीजन में यही तो देखा जाता है कि पैसा कहां कहां से जुटाया जाए, किसकी कॉस्ट कम होगी। तो बात सही है। दूसरा देखते हैं, कह रहे फाइनेंसिंग डिसीजन फंडामेंटली इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे बिजनेस के क्या फ्यूचर के ऑपरेशन होंगे, क्या काम बिजनेस करेगा, उन सब का ब्लूप्रिंट होता है क्या फाइनेंसिंग डिसीजन? नहीं, ये ब्लूप्रिंट उसका नहीं होता। ये तो बस फाइनेंस के बारे में ही बताता है। तो आपका ऑप्शन जो है रीजन आर गलत है। अब आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा। अभी तो ऐसा बताया था ए सही, ये और ये गलत। तो ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका असर्शन ए सही है, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिविडेंड इज ग्रोथ कंपनीज इन स्मॉलर देन दैट इन द नॉन ग्रोथ कंपनी। विकास कंपनी में जो है डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पर डिविडेंड लाभांश, डिविडेंड कंपनी में लाभांश गैर गैर विकास कंपनी की तुलना में कम है। कह रहे हैं डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज स्मॉलर देन द नॉन ग्रोथ कंपनी। देखिए, दो तरह की कंपनी है, एक तो जिसका विकास हो रहा है, विकसित है, एक तो है ग्रोथ कंपनी जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, जो बढ़ चुकी है, बढ़िया है, विकसित है। एक ऐसी है जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, काम को कर रही है। तो कह रहे हैं जो डिविडेंड ज्यादा होता है, डिविडेंड जो ज्यादा होता है वो ज्यादा कहाँ पर होता है? गैर विकास वाली उसमें, गैर विकास वाली में, मतलब नॉन ग्रोथ कंपनी में। तो जो ग्रोथ कर रही है उन कंपनी में ज्यादा होगा, या ग्रोथ नहीं कर रही। नॉन ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ नहीं कर रही, सॉरी यहाँ पर क्या है? नॉन ग्रोथ, जो विकास नहीं कर रही, ग्रोथ नहीं कर रही। बात है ग्रोथ की है। एक कंपनी ऐसी है बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, एक ऐसी है जो ग्रोथ नहीं कर रही। दो है, एक ग्रोथ कर रही है, एक ग्रोथ नहीं कर रही। तो कह रहे हैं कि जो डिविडेंड मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है शेयर होल्डर को, डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड कंपनी, ग्रोथ कंपनी इज स्मॉलर, क्या वो ये ज्यादा होता है? क्या ग्रोथ कंपनी में कम मिलता है? ग्रोथ में तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है आपको? ये जो है आपका, ये आपका जो है, तो यहाँ बिल्कुल ये सही कह रहा है कि देखिए दो कंपनियां होती हैं, एक ऐसी जो ग्रोथ कर रही हैं, एक ऐसी जो ग्रोथ नहीं कर रही। तो जो ग्रोथ करती हैं, ठीक है, जो ग्रोथ करती हैं, उसमें जो ग्रोथ कर रही हैं उसमें स्मॉलर होगा, उसमें डिविडेंड स्मॉलर होगा, कम होगा? नहीं भी, डिविडेंड तो ज्यादा मिलना चाहिए उसमें। तो ये पहली बात क्या कह रहा है? गलत कह रहा है, ये पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखते हैं, रिटेन अर्निंग इज प्रेफरेबल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेस। कह रहे हैं तो आय है किसी व्यवसाय के विकास के अवसरों में निवेश का एक बेहतर स्रोत है। कौन सा बेहतर स्रोत? कौन सा है? रिटेन अर्निंग। बिल्कुल सही है। देखिए, रिटेन अर्निंग होता है, अगर इस साल आपने 5 लाख रुपए अर्न किए हैं, आप इस 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए तो बिजनेस में रख दीजिए, और बाकी को आप डिविडेंड के रूप में, या और आप इनको प्रॉफिट के रूप में आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये 1 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए रिटेन्ड अर्निंग होगा। आप यहाँ से पैसा लगाकर कोई बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकते हो, किसी भी बिजनेस को। तो ये तो सही कह रहा है ऑप्शन। देखिए, ये तो सही कह रहा है, लेकिन पहला गलत है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ? डी होगा। सही कह रहे हो, ये होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं लोअर डिविडेंड में बी
डिक्लेयर बाय द कंपनी इफ, अच्छा यहाँ द डिविडेंड, पहले असर्शन देखते हैं, द डिविडेंड आर फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर के जो शेयर होल्डर के हैंड में जाता है डिविडेंड, हाथों में जाता है डिविडेंड, वो टैक्स से फ्री होता है। क्या ये बात सही है? बताइए, क्या ये बात सही है? तो ये बात आपकी बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, कि डिविडेंड अब जो शेयर होल्डर के हैंड में गया है डिविडेंड, उस पर टैक्स नहीं लगना, उससे पहले जो प्रॉफिट कमाया था बिजनेस ने, उस पर ही टैक्स लगता है। ये बात सही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं लोअर डिविडेंड मे बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। क्या कंपनी लोअर लोअर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है इफ टैक्स रेट आर रिलेटिवली लोअर? यदि टैक्स रेट भी कम है? नहीं। देखिए, अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी क्या सोचेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देते हैं। तो लास्ट में जो कह रहा है वो गलत है और पहला सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साझेदार के आहरण पर ब्याज लिया जाता है। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज पार्टनर। क्या ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है? भाई हमेशा तो नहीं लिया जाता। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही लिया जाता है। ये तो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म। ये बात सही है कि अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो वो फर्म के लिए तो इनकम ही होगा। तो पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि लिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा, कि आपका ये पहला गलत, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं गुडविल इज एडजस्टेड। गुडविल को एडजस्टेड किया जाता है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में के थ्रू ये क्या किया जाता है? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल को एडजस्टेड किया जाता है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखिए, यहाँ पर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं होता है। ठीक है, ये नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं होता है। तो ये गलत है बात, पहले गलत है। ये तो ठीक था कि वो ठीक है, वो करते हैं, गुडविल को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि वो कहाँ पर एडजस्ट होती है? वो एडजस्ट होती है आपकी किसमें? ये एडजस्ट होती है आपकी सैक्रिफाई रेशो में। अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं, तो जो सैक्रिफाई पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाई पार्टनर को कंपनसेट करता है गुडविल को। ठीक है, तो एडजस्ट जो होती है वो सैक्रिफाई रेशो में होती है या गेनिंग रेशो में। ठीक है, तो ये बात गलत कह रहा है। दूसरा देखते हैं, कह रहे हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट ही होती है। एंड नीड टू बी वैल्यूएड, और इसको वैल्यूड करने की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द रिकग्निशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब आप फर्म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको गुडविल को वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है। तो दूसरी बात सही है, जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करेंगे, जब भी नया पार्टनर आएगा, जब भी पार्टनर से पार्टनरशिप में से पार्टनर जाएगा, तो हमेशा आपको ये गुडविल क्या करनी होगी, या पार्टनर की डेथ भी हो सकती है और बाकी पार्टनर्स पार्टनरशिप को चलाना चाहें तो गुडविल को वैल्यूड करते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन पहले गलत थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले गलत कह रहा था ये, लेकिन दूसरी बात को ये सही कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी कह रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड नहीं है। ये क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है ये है नहीं, एब्सेंस से मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा? अलाउड किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है किया जाता, ये गलत कह रहा है। तो ये आपका फर्स्ट गलत है। आगे देखते हैं, कह रहा अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। क्या ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है 1932 कि पार्टनर्स को कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, 6% इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर्स को अगर पार्टनर्स एडवांस दे देता है फर्म को या लोन दे देता है फर्म को, उस पर कोई एग्रीमेंट ना होने की कंडीशन में, तब हम 6% पर एनम इंटरेस्ट देते हैं एडवांस पर। लेकिन यहाँ तो ये कैपिटल पर कह रहा है, तो ये भी बात गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत है, दोनों ही गलत आ रहे हैं और ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं। तो यहाँ पर आप
अगर होता आपका तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। देखिए क्या है ऑप्शन में गलती है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। इन्हें यहाँ पर लिखना चाहिए था कि 6% पर एनम ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता यहाँ तो सही होता। ये लिखना भूल गए यहाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन होता यहाँ तो सही होता। अब ये दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स में क्या बांटना है? प्रॉफिट बांटना है। बात सही है। कह रहे हैं ऑल पार्टनर्स अर्न बाय द पार्टनरशिप आर शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनरशिप इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कह रहे हैं कि साझेदारी द्वारा अर्जित लाभ साझेदारी के साझेदारों के पूंजी योगदान की परवाह किए बिना समान रूप से वितरित किया जाता है। बात सही है ये भी। कह रहे हैं देखिए ये नहीं देखा जाता कि आपका कि किसने कितनी कैपिटल लगाई है। प्रॉफिट बिना इसको ध्यान में रखते हुए बांटा जाता है कि किसने कितनी कैपिटल लगाई है। वो तो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। अगर 3:1 है आपका प्रॉफिट रेशो और आपने पूंजी लगाई है 5:1 में, तो आप इस तरह से नहीं देखेंगे। आप जो है बस वो देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे है। तो देखिए पहला सही था और दूसरा कह रहा है कि पहला तो सही था, लाभ-हानि वियोग तैयार किया जाता है, साझेदारों के बीच लाभ वितरित करने के लिए लाभ-हानि वियोग, ये तो सही था पहला। और दूसरे में क्या कहा था? कह रहा था कि जो साझेदार होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट को ध्यान में नहीं रखा जाता। ऑल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स आर शेयर्ड इक्वली among पार्टनर्स irrespective their कैपिटल। क्या है उनके कैपिटल कितने भी हो उनमें प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है। ये इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली थोड़ी ना बटेगा। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is Sajid, revaluation account is prepared to record the revaluation of the asset and liability। revaluation account क्यों तैयार किया जाता है? आप ये देखना चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर कि आपकी एसेट कम ज्यादा हुई है, लाइबिलिटी कम ज्यादा हुई है। बात बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है किसकी? लाइबिलिटी की, तो क्या उसको क्रेडिट करता है? नहीं, ये लॉस होता है। देखिए जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिखते हैं लॉस को और इधर लिखते हैं आप अपने प्रॉफिट को। लॉस कौन सा होगा? अगर आपकी एसेट अगर आपकी एसेट कम हो जाती है या लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाती है तो वो लॉस होगा। और यहाँ यही कह रहा था कि एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी तो लॉस है, तो डेबिट में लिखना चाहिए। ये कह रहा था क्रेडिट में, तो ये भी गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इसको एक बार चेक कर लें क्या पूरा दिखाई दे रहा है ये। ठीक है। सो कह रहे हैं असर्शन अ हाई करंट रेशो इंडिकेट गुड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। देखिए अगर करंट रेशो हाई आता है तो ये इंडिकेट करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। बात सही है। अरे हाई आता है लेकिन ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श होता है। द करंट रेशो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, इनको करता है, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ऑप्शन सही हैं। अब दोनों ऑप्शन सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि देखिए ये क्यों दिखाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्यों दिखाता है? क्योंकि ये रिलेशन दिखा रहा है करंट एसेट के और करंट लाइबिलिटी के बीच में। करंट एसेट जितनी ज्यादा होंगी करंट लाइबिलिटी से उतना ही अच्छा है। तो ये क्या दिखाता है आपका? ये आपका रीजन भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या कहा गया था? ए भी सही हो और आर भी सही हो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हेल्प द असाइन द लॉन्ग टर्म सोलवेंसी ऑफ द कंपनी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या दिखाता है? सोलवेंसी दिखाता है, लॉन्ग टर्म वाली सोलवेंसी। बिल्कुल बात सही है। तो ये आपका सही हो गया। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर द टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट, इन दोनों में कंपेयर करता है, ये भी है। ठीक है, दोनों बातें सही कह रहा है।
और जब ये कंपेयर होती है तो इसी वजह से क्या दिखाता है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी दिखा रहा है, तो इसका भी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। एन इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेटेड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर नेट प्रॉफिट में मार्जिन में इंक्रीज होता है तो इसका मीन्स ये होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ कमाने की जो क्षमता है बिजनेस की, ठीक है। बात सही कह रहा है, तो अच्छा समझा जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटेड ऑन द डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय सेल मल्टीपल बाय 100। कि नेट प्रॉफिट को कह रहे हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका नेट प्रॉफिट का। ये कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय सेल, नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है सेल से, आरएफओ से, और 100 की मल्टीप्लाई की जाती है। तो ये भी सही है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन भी है, तो ए इसका सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, इंडिकेट एफिशिएंसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि ये इंडिकेट करता है, एफिशिएंसी दिखाता है, किसकी एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की, इन्वेंट्री के बारे में। बिल्कुल बात सही है, पहला सही हो रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर द नंबर ऑफ द टाइम्स इन्वेंट्री इज सोल्ड इन द रेस्पेक्ट टू द ओवर अ पीरियड, कितने दिन में आप इसको बेच देंगे इन्वेंट्री को, ये भी सही है। और इससे पता चलता है कि देखिए एफिशिएंसी दिख रही है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। पहला भी सही, दूसरा भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कोर बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। देखिए जो आपकी संचालन, नगद प्रवाह कंपनी के मुख्य संचालन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कैश फ्लो कहाँ से, ऑपरेटिंग से। ये बताता है कि आपके ऑपरेशन से जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हुई है वो ऑपरेशन के बारे में, बिल्कुल सही बात है। जो बिजनेस कंपनी की मेन ऑपरेशन होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कंपनी का मेन ऑपरेशन होता है, मेन काम होता है, उससे कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, ये बताती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैश पेमेंट ऑफ द सप्लायर टू एम्प्लॉय। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं किसमें, आपके आर में इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं कि रिसीट क्या है, ओ सॉरी, रिसीप्ट कितनी हुई है सेल से, और पेमेंट कितना करना है सप्लायर को, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आती हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए ही होगा। सभी के ऑप्शन यहाँ तक ए ही आए हैं। आप ये मत सोचना कि ऑप्शन ए ही आते रहेंगे बदल भी सकता है, ध्यान से देखना। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट, हर बिजनेस दो, कम से कम दो अकाउंट पर इफेक्ट डालता है, बात सही है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, डबल एंट्री सिस्टम कहती है कि उसका इफेक्ट कम से कम दो अकाउंट पर पड़ता है, बात सही है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट, ये ड्यूल एस्पेक्ट पर डिपेंड होता है, बिल्कुल सही है, इसलिए दोनों उस पर इफेक्ट डालता है। तो ये भी ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और साथ में जो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट लिस्ट द बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के क्या क्या बैलेंस है वो सब कहाँ दिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं। लेकिन ये चेक कैसे करता है, क्यों करता है, ये बताया नहीं गया है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ, बी। ए भी सही था और आर भी सही था, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग एवरी डेबिट हैज अ कोरस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट, जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है, बिल्कुल बात सही है। तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा, दिस एंश्योर दैट अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस, और इसी वजह से बताता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सही होगी। ठीक है, ये कारण भी सही कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों बराबर होती है, वो भी इसने कारण दिया, दोनों सही हैं। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब ऑप्शन ए होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कह रहे अ लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ द अकाउंट। देखिए लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द लेजर, और सभी ट्रांजैक्शन लेजर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये बात नहीं है। देखिए ये जो किए जाते हैं, ये आपके रिकॉर्ड जो किए जाते हैं, ये आपके जर्नल वगैरह में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये आपको ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बात क्या है, यहाँ पर सही कह रहा है, दोनों बातें यहाँ पर
सही आ रही हैं? क्या-क्या बात सही आ रही है आपकी? ये बात सही है आपकी कि लेजर जो है, लेजर क्या होता है? प्रिंसिपल बुक होती है और सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की वो लेजर में नहीं की जाती, वो जर्नल में की जाती है वाउचर में। ये गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत। पहला सही है, दूसरा गलत, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट, कैपिटल अकाउंट अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बिल्कुल बात सही है। कैपिटल अकाउंट अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो लायबिलिटी ही साइड में अपीयर होता है। और कह रहे हैं कैपिटल रिप्रेजेंट द ओनर्स क्लेम। और क्यों होता है? क्योंकि ये भी क्या होता है, ये क्लेम होता है। ये भी क्लेम होता है, किसकी तरफ से क्लेम होता है? किसकी? ये होता है ओनर की तरफ से ये क्लेम होता है। तो इसका मतलब ये जो ये बात सही कही गई थी कि ये कैपिटल कहाँ दिखाई जाती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और ये जो क्लेम दिखाता है, किधर का क्लेम दिखाता है? ये क्लेम दिखाता है मालिक का, ओनर का। इसलिए इसको हम लायबिलिटी ही मानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ये ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट ए होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है और दोनों बातों को ही उसने सही कहा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहे हैं असर्शन जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है जब शेयर को फोरफिटेड किया जाता है। ठीक है, तो ये बात सही है गलत है, पहले इसकी आप एंट्री बना लीजिए। देखिए जब आप किसी भी कंपनी के शेयर फोरफिट करते हैं, पूरा पैसा नहीं मिलता तो शेयर छीन लेते हैं, तो आप जर्नल एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट को तो करते हैं आप डेबिट, और टू में आप करते हैं शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर, फोर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और टू कॉल्स इन एरियर, जो कॉल्स नहीं मिली उनको कॉल्स इन एरियर अकाउंट कहते हैं, इसको करते हैं आप क्रेडिट। तो ये कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, बात सही है, क्रेडिट करते हैं, तो बात सही कह रहा है। दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है फॉरफिटेड शेयर रिप्रेजेंट अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी। ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, बिल्कुल क्रिएट करता है लाइबिलिटी। क्यों क्रिएट करता है? क्या ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है? ये लायबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि पता नहीं ये पैसा जब आप इन शेयर को आप दोबारा से रीइश्यू करोगे, हो सकता है ये सारा पैसा वहां पर आपका चला जाए। तो इसलिए दोनों ही बातें सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों क्रिएट करें वो भी इसने बता दिया, क्यों क्रिएट करें, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी सही है और ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं असर्शन। ए और बी मतलब ए और आर। मैं कभी कभी ए को ए और आर को बी कह देता हूँ। ठीक है, कह रहे प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर इज क्रेडिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए ये बात सही है, क्रेडिट ही किया जाता है अगर आप कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं, वो भी किस पर? शेयर इशू करें प्रीमियम पर, मतलब 100 रुपए का शेयर है और आप उसको 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 20 रुपए जो है ये प्रीमियम होता है। और ये जब ये कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो इसको प्रीमियम को किस में पहुंचा देते हैं? हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और इसको क्यों? क्योंकि हम इसको प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, तो ये बात सही कह रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। डिविडेंड को दिया जा सकता? कभी नहीं, ये डिविडेंड को नहीं दिया जा सकता। शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में इसको नहीं बांट सकते सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब असर्शन आपकी सही थी लेकिन दूसरी आपका वो गलत था रीजन। यहाँ देखते हैं कॉल इन एरियर्स इज शोइंग द डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द बैलेंस शीट। जो कॉल इन एरियर्स होती है, अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं और जो पैसा नहीं मिला, कॉल इन एरियर्स है, उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कम कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात सही है। कॉल इन एरियर्स रिप्रेजेंट द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर दैट हैव बीन कॉल्ड, क्योंकि ये वो अमाउंट होता है जो अनपेड है, जो अभी कंपनी को नहीं मिला है। इसका मतलब ये भी बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं और करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बाय बैक ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। देखिए अगर आप अपनी शेयर, अपनी कंपनी के ही शेयर दोबारा से परचेज कर लेते हैं, दोबारा से खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है क्या?
शेयर कैपिटल में क्या रिडक्शन हो जाता है अगर आप अपनी कंपनी के दोबारा शेयर खरीद लेते? तो देखिए यहाँ पर हाँ, तो रिडक्शन होता है क्या शेयर कैपिटल में? देखिए सही कह रहे हैं। देखिए जो आपके मार्केट में शेयर थे, आपने उनको वापस खरीद लिया, तो इससे क्या हुआ? आपका रिडक्शन हो गया, किसमें? शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो गया, बात सही है। फिर कह रहे हैं बाय बैक ऑफ शेयर इज डन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। देखिए कब किया जाता है? जब मार्केट की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होती है। जैसे आपने मार्केट में शेयर दिया था 100 रुपए का, ठीक है, आपने वादा किया था कि इनको हम आ, 100 सॉरी, आपने 100 रुपए का शेयर आपने मार्केट में 100 रुपए में ही इशू किया था, लेकिन लेकिन दूसरी बात क्या थी? आपने अब आपने देखा कि मार्केट में इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और मार्केट में इसके रेट 120 हो गए, और आपको लगता है कि ये रेट और भी बढ़ते बढ़ते 140 हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या सोचा कि इन शेयर को खुद ही खरीद लेते हैं। आपने कह दिया कि अगर कोई बेचना चाहता है तो हम 125 रुपए में अपना शेयर खरीद रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। और ये होता है कब? जब इंक्रीज होती है मार्केट वैल्यू। किसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है? बाय बैक ऑफ शेयर, शेयर की। हाँ, बायबैक कब होता है? जब आपके मार्केट वैल्यू शेयर की इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। कारण भी बताया गया है कि ये क्यों होती है, तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी है ये और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। डिबेंचर आर सो अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोविंग। देखिए डिबेंचर को लॉन्ग टर्म बोरोविंग ही समझा जाता है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग में ही बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, डिबेंचर शॉर्ट टर्म भी दिखाए जाते हैं कभी कभी, लेकिन यहां पर नहीं। वो क्या होता है? आपने 20 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं तो वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन जिस ईयर इनकी मैच्योरिटी है, जिस ईयर इनकी 20वीं साल होगी, उस साल इनको आप क्या मानेंगे? करंट लाइबिलिटी मानेंगे। तो यहाँ पर लेकिन आप जनरली अगर कहा जाता है कि डिबेंचर क्या है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग होते हैं। तो बात सही कही गई है। फिर कह रहे हैं डिबेंचर रिप्रेजेंट अ फिक्स लाइबिलिटी पेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपकी ये फिक्स लाइबिलिटी है जो आपको इतना रुपया देना ही है। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। लाइबिलिटी एक फिक्स, इसलिए इसको क्या दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म में दिखाते हैं। दोनों बात सही है। और जो आपका रीजन है वो असर्शन ए के बारे में भी सही बात बिल्कुल बता रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जब भी आप इनको इशू करते हैं, तो पहले ही टाइम बताते हैं कि ये 5 साल में, 15 साल में वापस कब करने हैं। ठीक है, तो दोनों ही बात सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। तो यहां पर हमने देखे हैं, देखिए क्वेश्चन आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इनको कर लेते हैं, वाकई में आप दूसरों से हटके होंगे, और आपका स्कोर जहां पहुंच जाएगा आप यकीन नहीं कर सकते। बस ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आप पर आने चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथ अन्य दोस्तों का भी भला हो सके। और जितने भी वीडियो लाइक होंगी उतने हम मोटिवेट भी होते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
सी।